नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना आपको मिले और सीधे मिले। आज हमारे साथ हैं गौरव प्रधान जी। गौरव जी का स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत। सबको नमस्कार सर प्रणाम। आप सबको जी। बहुत बहुत प्रणाम। गौरव जी, असम में वोटिंग हो गई, उसी के साथ पुडुचेरी में हो गई और केरलम में हो गई। मतदान का प्रतिशत तीनों राज्यों में ये बताता है कि एसआईआर कितना सार्थक रहा। और दरअसल एसआईआर के बाद मतदाता सूची के शुद्धिकरण पवित्रीकरण के बाद ये होना ही था, लेकिन बंगाल के बारे में ये कहा जा रहा है कि वहां घटेगा। बहरहाल, आज हमारी बातचीत का केंद्र ये नहीं है कौन चुनाव जीत रहा है, कौन सी पार्टी कैसे जीतेगी। आज हम इस पर भी बात नहीं करेंगे। दर्शकों, असम और बंगाल, ये दो राज्य केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए जीतना आवश्यक नहीं है। बंगाल और असम भारत के लिए वहां सत्ता परिवर्तन होना बहुत आवश्यक है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? दलगत राजनीति अलग होती है, कौन सी पार्टी कहां जीतेगी वहां के लोग तय करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों कहा जा रहा है हमारे आज के इस वीडियो में कि असम और बंगाल भाजपा नहीं, भारत के लिए सत्ता परिवर्तन बहुत जरूरी है। वेस्ट बंगाल में और असम में सत्ताओं का जो परिवर्तन शुरू हुआ है उसकी कंटिन्यूटी बेहद जरूरी है। अगर बंगाल की बात करें, 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बंगाल में 42 में से केवल 2 सीटें मिली थी। 2016 के विधानसभा चुनाव में 294 में से केवल 3 सीटें मिली। लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जमीन वहां तैयार किया और टीएमसी के बाद दूसरे नंबर की पार्टी बनी सीपीआई एम, जिसने 34 साल 1977 से लेकर 2011 तक बंगाल पर शासन किया, और कांग्रेस पार्टी जिसके राज्य में अच्छी मौजूदगी थी, दोनों को पीछे छोड़ा। बीजेपी का 2019 के लोकसभा चुनाव में 18 सीटें, 21 के विधानसभा चुनाव में 77 सीटें और राज्य के 38 से 40% वोट पर हक है। सर, असम में भाजपा की सरकार की कंटिन्यूटी जो कि अब साफ दिखाई दे रही है, और वेस्ट बंगाल में भाजपा की सरकार बल्कि भारत के लिए जरूरी है। ऐसा क्यों? अवनीश भाई, हम इस सब्जेक्ट पे एक बार पहले छोटा सा डिस्कशन हमने करा था, अगर आपको याद हो। बिल्कुल सर। जैसा कि आपने कहा, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के हम स्ट्रेटेजिक इशू पे बात करते हैं। हम दलगत राजनीति में, कम से कम मैं नहीं करता, वो अलग चीज़ है, लिखना अलग चीज़ है, लेकिन सभी पार्टियों का अधिकार है चुनाव लड़ना, और जो अच्छे से लड़ेगा। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें हैं। असम की लड़ाई असम के लोग लड़ रहे हैं ताकि असम में भाजपा की सरकार आए। अब असम की लड़ाई क्या है, मैंने पहले भी इस चीज को समझाया था। असम की लड़ाई कोई हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है। असम की लड़ाई भारतीय वर्सेस मियाँ मुसलमान की है। मियाँ मुसलमान आपके रोहिंग्या और बांग्लादेशी, और ये हिमंता हमेशा बोलते भी हैं और हम भी यही बात बोलते हैं। तो असम की लड़ाई असम के लोग लड़ रहे हैं। असम के लोगों में हिंदू और मुसलमान दोनों हैं, और वो लड़ाई लड़ रहे हैं मियाँ मुसलमान के खिलाफ। मियाँ मुसलमान वो है जो कांग्रेस का कोर वोट बैंक रहा है हमेशा से, क्योंकि जो सेवन सिस्टर की हम जब बात करते हैं तो गेटवे असम है। बंगाल में थोड़ा अलग है। बंगाल की लड़ाई कह तो आप यही सकते हैं बंगाल के बारे में, लेकिन बंगाल की लड़ाई बंगाली नहीं लड़ रहा है। बंगाल की लड़ाई भारत लड़ रहा है। ये बारीकी वाली बात है, ये जनरल परसेप्शन नहीं है कि अब आप खुद देख लीजिए, बंगाल में जब भी चुनाव होता है तो हम लोग जैसे लोग हैं जो बंगाल के बाहर रहते हैं, यूपी में रहते हैं या भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, वो दीदी की सरकार नहीं चाहते। हम युद्ध लड़ते हैं वहां पर दीदी की सरकार को हटाने के लिए, जैसे कि सीपीआई की सरकार पहले दीदी ने हटाई थी। बंगाल का जो हिंदू है
वो इतना कंफर्टेबल है कि उसको कोई मतलब नहीं है कि देश के लिए क्या नेशनल सिक्योरिटी इशू है, नहीं है, दूसरी बात। पर एक चीज़ मैं पहले बोलना चाहूँगा, मैं दर्शकों से कहूँगा कि आप ज़रा एक बार असम और बंगाल का मैप खोलिए अपने-अपने फ़ोन पे और उसके बाद वो मैप को देखने की कोशिश कीजिए। असम जो है, असम के ईस्ट में आपको ऊपर अरुणाचल दिखेगा, फिर नागालैंड दिखेगा, ऊपर से नीचे आते हैं तो पहले अरुणाचल दिखेगा, नागालैंड दिखेगा, मणिपुर दिखेगा, मिज़ोरम दिखेगा और त्रिपुरा दिखेगा। बांग्लादेश से सॉरी जब हम वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, अपने बंगाल की बात करते हैं तो हमें बांग्लादेश दिखता है और बांग्लादेश पार करते ही फिर यही सारे राज्य आ जाते हैं। तो अगर भारत को अपने आप को सिक्योर करना है तो सबसे पहले ये 2 राज्य हमें सिक्योर करने ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यहाँ पर मेन चीज़ जो है वो चाइना का दखल है। अगर आप मैप देखेंगे तो आपको बांग्लादेश और इधर म्यांमार के बीच में चिन एरिया पड़ता है, जिस पे सबकी नज़र है। मतलब चाइना की भी नज़र है, अमेरिका की भी नज़र है, क्योंकि वो अपनी बैटरीज़ वहाँ इंस्टॉल करना चाहता है ताकि वहाँ से वो चाइना और भारत को कंट्रोल कर सके। नॉर्थ ईस्ट में जो आज आप मणिपुर में देख रहे हैं या नागालैंड में देख रहे हैं, इन राज्यों में देख रहे हैं, ये सारे इन्फिल्ट्रेशन जो है, चाहे वो एथनिक क्लैशेस हों, कुकी, मैथी, नागा की, या और कोई एथनिक क्लैशेस हों, उन सब का एक ही मकसद है कि नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करना। और अगर आसाम आपके हाथ से खिसक जाता है, जो कि हेमंत के बहुत सारे ट्वीट्स और मैसेजेस में ये बात उन्होंने साबित की है कि जो विपक्ष है, जो विपक्ष के नेता हैं, जो वहाँ लड़ रहे हैं चुनाव, उनका आईएसआई से डायरेक्ट कनेक्शन है। तो अब आईएसआई से डायरेक्ट कनेक्शन है तो आप इस चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं कि एक्चुअल इंटरेस्ट क्या है। एक्चुअल इंटरेस्ट नॉर्थ ईस्ट को भारत से काटना है, और नॉर्थ ईस्ट को भारत से काटना, इसके ऐसा नहीं कि काटने के बाद वो लोग ज़्यादा संपन्न हो जाएंगे और खुशहाल हो जाएंगे और कुछ हो जाए। वो देखो, पॉलिटिक्स में कभी, जियो पॉलिटिक्स में आपकी और मेरी खुशहाली इम्पोर्टेंट नहीं होती है, इम्पोर्टेंट होता है ट्रेड। और ये एरिया नारकोटिक्स के लिए फेमस है। इसका कनेक्शन नारकोटिक्स का मैंने कोलंबिया के साथ काफ़ी पहले लिखा था, और यही कारण था कि हमेशा कांग्रेस ये बोलती थी कि प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं जाते हैं। भाई, कांग्रेस ये भी बोल सकती थी प्रधानमंत्री नागालैंड क्यों नहीं जाते, प्रधानमंत्री मिजोरम क्यों नहीं जाते, प्रधानमंत्री त्रिपुरा क्यों नहीं जाते। ये मणिपुरी का क्यों चक्कर है? क्योंकि यहाँ इन्फिल्ट्रेशन सबसे ज़्यादा हुई है, और मणिपुर नारकोटिक्स ट्रायंगल का एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु है, जहाँ से नारकोटिक्स पूरी दुनिया में जाते हैं। और इन पे कई लोगों का मैं नाम लेना नहीं चाहता, आप समझदार हैं, जिसमें भारत के कई लोगों का नारकोटिक्स इंटरेस्ट है। तो इसलिए असम और वेस्ट बंगाल भाजपा के लिए जीतना युद्ध लेवल पे ज़रूरी है, और यही कारण है कि अमित शाह ने बोला कि हम 15 दिन यहीं रहेंगे। पूरी ताकत झोंक दी है वेस्ट बंगाल में, जैसे भी हो, साम दाम। देखिए, अब लोग इस बात को बोल सकते हैं कि भाई इतनी सारी फोर्स क्यों भेजी, इतनी सारी लोग क्यों भेजे। तो उसका एक कारण, जैसे मैंने पहले अभी बोला, कि बंगाल का चुनाव बंगाली नहीं लड़ रहा है, बंगाल का चुनाव भारत लड़ रहा है, और असम का चुनाव असम के लोग लड़ रहे हैं। असम का चुनाव बाहर के, मतलब असम के बाहर के लोग, हम लोग जैसे नहीं लड़ रहे हैं। दोनों राज्यों को सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। और
कई बार ये होता है कि वेस्ट बंगाल में इतनी कंपनी क्यों भेजी हैं सीआरपीएफ की, और आर्मी क्यों भेजी, और दुनिया भर के सिक्योरिटी फोर्सेस क्यों। तो देखिए, बड़ी सीधी सी बात और बिल्कुल श्रूड बात बोलूंगा मैं आपसे, साम दाम दंड भेद। चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडा इस्तेमाल करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप चुनाव नहीं जीतते हैं, मॉरल मॉरल ग्राउंड पे कोई चुनाव नहीं जीतता भारत में। चुनाव अगर आप नहीं जीतते हैं, जब तक आप गवर्निंग रोल में नहीं आएंगे, तब तक आप उस राज्य को सिक्योर नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब अपोजिट पार्टी हर तरह के हथकंडे अपनाती है चुनाव जीतने के लिए, और मैं बात कर रहा हूं ममता बनर्जी की, ठीक है ना, कोई ये बात छिपी तो ही नहीं है, सभी को पता है कि हिंसा कितनी होती है और वो जीतने के लिए क्या क्या करती हैं, कैसे कैसे करती हैं। तो कितनी भी वो दूध की धुली बन जाए, है तो नहीं। तो जब आपका अपोनेंट इस तरह से हो, तो आपको भी अपनी पूरी फोर्स लगानी पड़ती है। अमरीश भाई। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन एक चीज मैंने जो महसूस की है, अब तो ये आप कहेंगे, आपकी एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है और जिसने हमारे चर्चा का जो एंगल है, आज क्यों हम बंगाल और असम के बारे में इस तरह की बात कर रहे हैं कि भारत के लिए, भारत के हित में वेस्ट बंगाल और कम से कम असम तो ऑलरेडी है, उसका सत्ता परिवर्तन होना जरूरी है। लेकिन एक ट्रेंड बंगाली मतदाताओं में, बंगाली मतदाता कभी किसी को ले नहीं आता सत्ता में, वो हटाता है, वो सत्ता से बेदखल करता है। कांग्रेस के समय कांग्रेस को बेदखल किया, लेफ्ट को लाया, लेफ्ट को बेदखल किया, ममता को लाया। क्या अब आप महसूस करते हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का ये ग्रोथ, मैंने जो इंट्रो में गिनाया 2011 के बाद, 2011 में कहीं कुछ था ही नहीं भाजपा का, ये अब ये बताता है कि धीरे धीरे बंगाल में जो बंगाल की मानसिकता है कि वो सत्ता से हटाती है, तो ममता बनर्जी का वो मैच्योरिटी टाइम पूरा हो चुका है। और उसकी वजह क्या होगी अगर बंगाल का समाज ऐसा सोच रहा है तो? देखिए, ममता का सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही कि उन्होंने ये मान लिया कि बंगाल उनके बाप की जागीर है और उनको वहां से कोई हटा नहीं सकता। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस पॉलिटिक्स में आता है ना, ये ओवर कॉन्फिडेंस ही पॉलिटिशियन को खत्म कर देता है, क्योंकि कोई कभी नहीं हटाया जाएगा, ये राजनीति में कभी सोचना नहीं चाहिए। ना ये नरेंद्र मोदी के टीम को सोचना चाहिए, ना भाजपा को सोचना चाहिए, ना टीएमसी को सोचना चाहिए। इसका एक सबसे बड़ा तरीका यही है कि आपको लोगों के लिए कंटिन्यूसली काम करना जरूरी होता है। अब 2014 से पहले ऑपोजिशन इतना था नहीं, और जो भी था उसको खरीदा जा सकता था, क्योंकि आधे से ज्यादा बिके हुए लोग बैठे थे। तब ये बातें होती थी, भाई अब कांग्रेस क्यों हटी? 60 साल 70 साल उन्होंने जो भी राज किया, कांग्रेस क्यों हटी? क्योंकि लोगों की समझ में आने लगा। भाई देखिए, सीपीआई सीपीएम को जब हटाया बंगाल से, अवनीश भाई एक बात मत भूलिए कि जिस वक्त सीपीआई सीपीएम हटाया, उस वक्त जो इंटरनल रेवोल्यूशन हुआ था, इंटरनल विद्रोह हुआ था, जिसकी चिंगारी ममता बनर्जी ने भड़काई थी वेस्ट बंगाल में, भारत के बाहर, मतलब बंगाल के बाहर के लोग जो हैं, जो और राज्यों से हैं, उनका दखल मिनिमम था, क्योंकि हर चीज फिल्टर्ड थी। सोशल मीडिया के जमाने में ये फिल्ट्रेशन खत्म हो गई है। मैं भी यहाँ बैठ के, कई 100 किलोमीटर दूर बैठ के, कुछ लिख के, कुछ बोल के, कुछ समझा के, मैं कुछ लोगों को रास्ता बदल सकता हूँ। ये हमारी ताकत है। अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो 2014 में नरेंद्र मोदी भी नहीं आ पाते। वो भी जो कारण रहा, वो कारण सोशल मीडिया, एक बहुत हद तक सोशल मीडिया का रोल रहा है, इसको नहीं भूलना चाहिए। तो अब ममता बनर्जी ने क्या करा कि लोगों को पकड़ के जेल में डालो, दबाओ, केसेस करो, सारी चीजें उन्होंने ये सबसे बड़ा पॉलिटिकल निगेटिव फैक्टर है, जो
ममता बनर्जी के डाउनफॉल में भी होगा, और ये सबसे बड़ा फैक्टर अरविंद केजरीवाल के डाउनफॉल में भी था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बने ही सोशल मीडिया की वजह से थे और गए भी सोशल मीडिया की वजह से। उनका क्या था कि उनके हाथ में दिल्ली में पुलिस नहीं थी, तो जैसे ही पंजाब आया उन्होंने लोगों को ताबड़तोड़ अरेस्ट करना शुरू कर दिया। किसी ने उनके लिए कोई गलत चीज लिखी, कोई आईना दिखाने की कोशिश करी, जेल में डाल दो, ठीक है, FIR कर दो। दुनिया भर का बहुत सारे लोग हैं, मेरे नाम नहीं याद है, जिन लोगों पे FIR हुई थी और उनको टॉर्चर किया गया था। तो सोशल मीडिया के ज़माने में आप ये अगर सोच के चलते हैं कि आप छिपे रह सकते हैं, आपकी हरकतें छिपी रह सकती हैं, वो नहीं होती हैं। 2 मिनट में पूरी दुनिया जान जाती है। अब जिस तरह से ममता बनर्जी ने वो जो कंपनी पे रेड हुई थी, और जिस तरह से CBI को रोका, जिस तरह से NIA को रोका, जिस तरह से पुलिस वालों ने वहाँ पर ममता के, कहना चाहिए, प्राइवेट आर्मी की तरह काम करा, वो चीज़ें छिपी नहीं है। वो चीज़ें सोशल मीडिया दिखाए ना दिखाए, मीडिया तो ख़त्म है इंडिया में। मीडिया को तो मैं मानते ही नहीं हूँ अब, क्योंकि या तो TRP के लिए काम करता है, न्यूज़ के लिए काम कोई नहीं करता। लेकिन जो लोग लिखते हैं सोशल मीडिया पे, जो सोशल मीडिया को जिन्होंने अपना पैसे कमाने का धंधा नहीं बनाया है, ऐसे सैकड़ों लोग हैं। वो जब लिखते हैं तो ट्रांसपेरेंसी बाहर निकल के आती है। तो ममता बनर्जी के कच्चे चिट्ठे बाहर निकल के आए। इसीलिए मैंने कहा ना कि बंगाल का चुनाव भारत लड़ रहा है, बंगाल में बंगाली नहीं लड़ रहे हैं, और असम का चुनाव असम के लोग लड़ रहे हैं, भारत नहीं लड़ रहा है। ये बारीकी अगर आप चुनाव की समझ जाएंगे तो आपको खुद दिखेगा ये युद्ध किस लेवल पे लड़ा जा रहा है, और इसकी प्रायोरिटी और इसका इम्पोर्टेंस कितना है आज के समय में। बिल्कुल सर। अच्छा, एक और, क्योंकि हम लोग सीट टू सीट और SIR का कितना असर पड़ेगा, 92 लाख वोट कट गए, तो मतदान का जो मत हासिल करने का जो परसेंटेज है वो लगभग बराबर हो चुका है। 10% का अंतर था, 12% SIR में जा चुका है। तो ये सारी चीजें हम आज अकाउंट में ले ही नहीं रहे। एक दूसरे तरह की चर्चा कि क्यों बंगाल, और आपने जो शब्द दिया है शायद ये सबसे परफेक्ट शब्द है कि बंगाल का चुनाव भारत लड़ रहा है, कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही। अब इसका जरा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अगर मैं लेके जाऊं, तो हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा का एक तरह से सबसे बड़ा वैचारिक नेता सावरकर जी को माना जाता है, लेकिन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को पहला हिंदू राष्ट्रवादी माना जाता है, जो कि उसी वेस्ट बंगाल से आते हैं। उसके अलावा 1880 के दशक से सावरकर के हिंदू राष्ट्रवादी लेखन के लगभग 4 दशक पहले से ये चीज बंगाल में थी, यानी हिंदू राष्ट्रवाद बंगाल में था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के पहले अध्यक्ष, वेस्ट बंगाल की धरती से। सवाल यह है कि ये चीजें होने के बावजूद भी, बंटवारे के समय इतना दंश सहने के बावजूद भी, क्या अब आपको लगता है कि वो खोई हुई राष्ट्रवाद की विचारधारा भाजपा का जो उभार हुआ है 2014 से, उसके साथ वापस आ रही है वेस्ट बंगाल में, और इसलिए ये चुनाव बेहद आम है जिसने ममता बनर्जी को परेशान कर रखा है? नहीं अभिनेश भाई, नहीं, अभी नहीं। ओके। ये आएगा समय के हिसाब से। देखिए, जो आपने महान लोगों के नाम सुनाए, खास तौर से बंकिम दा हैं, और आप भूल गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी यहीं से आते हैं, बिल्कुल। ठीक है ना। लेकिन जो CPI का राज्य रहा, जो कम्युनिस्ट का राज्य रहा, काफी समय तक रहा, 40-50 साल रहा, 3-4 जनरेशन उसमें 32 निकल साल, 32-33 साल। 32-33 साल रहा। तो जो 3-4 जनरेशन उस बीच में निकली, बुरा मत मानिएगा, उसने सारे बंगालियों को नपुंसक बना दिया। दारू का अड्डा, कैप्स्टन सिगरेट और इंटेलेक्चुअल विचार, जिसका खरीदार कोई नहीं है। ये बंगाल एक सांस्कृतिक और बिजनेस राज्य था, मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट।
बंगाल कोई छोटा मोटा राज्य नहीं था, बंगाल का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा था, इंडस्ट्रियल स्टेट था। लेकिन आज बंगाल में क्या है, कौन सी इंडस्ट्री है बंगाल में? और जितना, जब सीपीआई वगैरह थे, जब ये कम्युनिस्ट का राज्य था, तो आप देखिए भारत के विभिन्न हिस्सों में जो आपका टेक्सटाइल खत्म हुआ, जो आपका लघु उद्योग खत्म हुआ, जो आपका कारपेट इंडस्ट्री खत्म हुई, ठीक है ना, इस तरह की जो होम बेस इंडस्ट्री थी, लघु इंडस्ट्री थी, और इंडस्ट्रियल भी, खास तौर से टेक्सटाइल, चाहे वो महाराष्ट्र में खत्म हुई टेक्सटाइल, चाहे यूपी में खत्म हुई। यूपी में कारपेट इंडस्ट्री कितनी बड़ी थी अवनीश भाई? बिल्कुल। राइट। ये किसने करी? ये सारी कम्युनिस्ट ने करी ना, क्योंकि हड़तालों का दौर था भारत में 1970, 80, 90 के दशक में। भारत, आजकल के बच्चों को समझ में नहीं आएगा, नई जनरेशन, लेकिन वो हड़तालों का दौर था। हमारे पिताजी ऑफिस जाते थे और ये नहीं समझ में आता था, कई बार दोपहर को आ गए, क्या हुआ? हड़ताल हो गई, हड़ताल हो गई, प्रोडक्शन बंद। ये कौन करता था? ये चाइना करता था। क्योंकि कम्युनिस्ट कौन है? कम्युनिस्ट वो है जो अगर बारिश चाइना में हो रही है तो छाता भारत में खोलते थे, और आज भी। तो इन लोगों ने क्यों करा? इन लोगों ने इसलिए करा क्योंकि चाइना की एक कई सौ साल पुरानी एक फिलॉसफी है, स्ट्रैंगल इन यू इन योर ओन सिस्टम। अगर भारत औद्योगिक इंडस्ट्रियल वे में एक पावर बनता, अगर हड़तालें नहीं होती, तो आज हम चाइना के आगे होते ना। लेकिन उसमें किसका इंटरेस्ट खराब हो रहा था? चाइना का। तो उन्होंने कम्युनिस्ट का इस्तेमाल करा भारत में दो तरह से, तीन तरह से देखा जाए तो। पहला, आपका कल्चरल डिस्टॉर्शन, जिसमें आपकी बॉलीवुड है, आपका एनडीएनसी, एनएसडी है, आपका सेंसर बोर्ड है, और जो है दूसरा, आपका स्कूल और कॉलेजेस पे कंट्रोल, जिसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने जेएनयू है। और तीसरा, हड़तालें लेबर के नाम पे। मुझे एक बात बताइए, इतनी हड़तालों के बाद आज तक लेबर का कुछ हुआ? और 2014 से लेकर आज तक हड़ताल क्यों नहीं हुई? जब आपने हड़तालें बंद करी भारत में, तो भारत इकोनॉमिक पावर की तरह उठने लगा ना। आज हम दुनिया की चौथी पावर हैं। 2014 में 11-12 पे थे, आज हम चौथी हैं। अब अगले साल हम तीसरी पे पहुंच जाएंगे। 2014 से लेके 2026 के बीच में कितनी हड़तालें हुई हैं अवनीश भाई? आपने जहां हड़तालों को कंट्रोल करा, वहीं आपकी इकोनॉमी बढ़ने लगी। तो भारत को देखने के लिए, बंगाल को देखने के लिए मल्टी डायमेंशन अप्रोच चाहिए, इमोशनल अप्रोच नहीं चाहिए। बंगाली मित्र मेरे से नाराज ना हो, मैं कल ही कलकत्ता होके आया हूं। बंगाली मित्र मेरे नाराज ना हो, लेकिन आप अपने अपने पतन के लिए स्वयं रिस्पॉन्सिबल रहें। क्योंकि सीपीआई और कम्युनिस्ट का जो जब रूल था, तब बुरा मत मानिएगा, और मैं ब्लंट बोलता हूं, बुरा मत मानिएगा, पर कम्युनिस्ट के रोल ने आपको नपुंसक बनाया। बोस की धरती, बंकिम दा की धरती युद्ध लड़ना भूल गई। वो भूल गई कि स्वराज की डिमांड वहीं से आई थी। ये गांधी वगैरह तो बात की चीज है यार। राइट। चरखा चलाने से आजादी नहीं मिलती है, आजादी मिलती है बोस से। और वो बोस कहां से आए? वो आए बंगाल से। लेकिन आजादी के बाद जब कम्युनिस्ट का रोल आया, क्योंकि बंगाल इंडस्ट्रियल स्टेट था, इसलिए उसको कंट्रोल करना जरूरी था, जो कि चाइना की मदद से हुआ। और उसके बाद बंगाल का पतन शुरू। और जब बंगाल का पतन शुरू हुआ, तब आज तक कोई पलट के नहीं आया कि हमारे राज्य का पतन क्यों कर रहे हो। और दूसरी बात, जब टीएमसी आई, टीएमसी का क्लेम टू फेम क्या था सत्ता में आने का? सिंगूर, टाटा नैनो का प्लांट। बिल्कुल। टाटा नैनो तो चली गई गुजरात,
₹1 में, ठीक है ना। नरेंद्र मोदी ने ₹1 में जमीन देके उसको वहां प्लांट लगा दिया, वहां सैकड़ों लोगों की नौकरी चलती है, वहां सैकड़ों लोग अपना धंधा पानी चलाते हैं, हजारों की एक्सलरी यूनिट है, और देखा जाए तो लाखों लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली एम्प्लॉयड है। जो सिंगूर का आपने शोर करा था, क्या सिंगूर की जमीन वापस किसानों को गई? आज तक नहीं, बियाबान पड़ा हुआ। जा ही नहीं सकती, क्योंकि आपने उस पे तो कंक्रीट है ना, किसान क्या करेगा? तो ममता बनर्जी जिस उधम मचा के आई थी सिंगूर का, और वहां से इंडस्ट्री भगा दी, उसके बाद उस जमीन का क्या हुआ? मैं बंगाली लोगों से पूछ रहा हूँ, बंगाल के लोगों से पूछ रहा हूँ, क्या हुआ उस जमीन का? आप ही ने वोट दिया था ना ममता बनर्जी को। अब उस जमीन का क्या हुआ? क्या वो जमीन गरीब किसानों को वापस मिली? क्या गरीब किसानों को ममता बनर्जी ने कोई कंपनसेशन दिया? क्या उसके बाद कोई और इंडस्ट्री आई आपके यहाँ? और लोग बोलेंगे गौरव प्रधान बंगाल का तो है नहीं, तो बाहर बैठ के भाषण अच्छा करता है। मित्रों, मैं बंगाल को आपसे ज्यादा अच्छी तरह जानता हूं, और उसके बहुत कारण है। तो कम से कम ये बात मत बोलना कि मुझे, क्योंकि बोलते हैं इसलिए मैंने ये बात बोली, बोलने की मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन आप खुद सोचिए, बंगाल के पतन के लिए जिम्मेदार बंगाल का बंगाली हिंदू है, जिसको सेकुलर की चद्दर ओढ़ ली। बंकिम दा की धरती, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की धरती ने सेकुलर कंबल ओढ़ के बैठ गए, दारू एक अद्धा और कैप्सूल सिगरेट लेके, और आपने बंगाल को बर्बाद कर दिया। लेकिन हमारे लिए बंगाल भारत का अभिन्न अंग है, और हमारे लिए बंगाल एक बॉर्डर स्टेट है। हमें अगर भारत को सिक्योर करना है तो हमें बंगाल जीतना है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई और नहीं जीत सकता, लेकिन कोई और पार्टी में मुझे वो लक्षण दिखते नहीं कि वो जीतने के बाद राज्य को भारत का हिस्सा रहने दे। क्योंकि अविनेश भाई, बुरा मत मानिएगा, और मैं दर्शकों से निवेदन करता हूं, क्या होता है कि जो चीज नहीं होती है उसको समझना आम इंसान के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा क्या बहुत ही मुश्किल होता है। जो चीज हो जाती है उस पे प्रवचन करना सबसे आसान होता है। हम लोगों में एक काबिलियत कह लीजिए, ये समझ कह लीजिए, कि जो चीज नहीं होती है हम उसका इम्पैक्ट जान लेते हैं कि अगर वो होती तो क्या होता। और मैं आपको लिख के दे रहा हूं, अगर 2014 में, मैं नरेंद्र मोदी की तारीफ नहीं कर रहा, और मुझे जरूरत भी नहीं है, ना उनको मेरी जरूरत है मेरी तारीफ की। वो बहुत संपन्न इंसान है, संत इंसान है, उनको मेरी तारीफ की जरूरत नहीं है। मैं कोई चमचागिरी नहीं कर रहा, लेकिन ये बता रहा हूं कि 2014 में अगर भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी के अंडर, मैं बात कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी अंडर नरेंद्र मोदी, अगर सरकार ना आई होती, तो अवनीश भाई, या तो हम आज कलमा पढ़ रहे होते, या आज से 5-10 साल में कलमा पढ़ रहे होते। और अगर इस चीज को आप समझ सकते हैं, तो आप समझ जाइए कि असम और बंगाल हमारे लिए जीतना कितना जरूरी है। बाकी जो होगा वो मतदाताओं ने वोट दिया है, जो होगा हम देखेंगे। अब कोई वाइल्ड एलिगेशन नहीं कर रहा हूं, मैं कोई वाइल्ड प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूं। मैं इस वक्त ईरान और यूएस में बिजी हूं, जियो पॉलिटिक्स मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, मैं उधर बिजी हूं, लेकिन जीतना जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज अभी आपने कहा कि अगर 2014 में भाजपा, वो भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, अगर सत्ता में नहीं आती तो हम आप कलमा पढ़ रहे होते। आपने असम के बारे में कहा कि असम का चुनाव हिंदू मुसलमान का चुनाव नहीं है। वो समझ में आता है क्योंकि वहां पर जो विदेशी मुसलमान है, मियाँ जो बांग्लादेश से आता है, उसका चुनाव है, और उसके वर्सेस दूसरा चुनाव। लेकिन एक आंकड़ा आपको रखता हूं वेस्ट बंगाल के लिहाज से, 34% लगभग आबादी, ये एग्जैक्ट आबादी नहीं है, लेकिन ये एक राउंड फिगर है कि 34% लगभग
मुसलमानों की आबादी असम में है। और इस बात को हेमंता कहते हैं कि हमारे यहाँ 40% बांग्लादेशी मूल के लोग हैं, यानी डीएनए बांग्लादेशी है। अगर बंगाल में कहिए तो दूसरे देश में दूसरे नंबर की आबादी लगभग 30% मुसलमान है। असम में तो मुसलमान और हिंदू का चुनाव नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है कि बंगाल में ये कहीं न कहीं डेमोग्राफी परिवर्तन और जिस तरीके से एसआईआर में नाम कटे हैं, जो अवैध नाम हैं, तमाम तरह की चीजें हैं, बंगाल में हिंदू वर्सेस मुसलमान, क्या ये तत्व है मौजूद? बिल्कुल है। बंगाल में हिंदू वर्सेस मुसलमान है, क्योंकि जितने भी परसेंटेज या 30-34% मुसलमान जो आप वेस्ट बंगाल में बता रहे हैं, उसमें से 90% बांग्लादेशी हैं। और तृणमूल की सरकार रही 3 टर्म सरकार में बहुत सा इन्हीं लोगों को बुला बुला के रख के, भाई ममता ने तो खुलेआम बोला है ना, बांग्लादेशियों का संरक्षक बनने की का वक्तव्य तो ममता जी ने खुल्लम खुल्ला बोला है। तो 3 टर्म में उनको लीगलाइज करा गया, तभी तो आज एक बाप की 400 औलादें निकल रही हैं एसआईआर में। तो देखिए, एसआईआर तो हर 10 साल में होनी चाहिए या 15 साल में होनी चाहिए। जैसे मैंने पहले भी बोला था, डिमोनेटाइजेशन हर 15 साल में होना चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये अंबेडकर जी बोल के गए कि हर 15 साल में डिमोनेटाइजेशन होना चाहिए। और डिमोनेटाइजेशन करेंसी का क्यों, डिमोनेटाइजेशन सिटीजन का क्यों ना हो? भाई, अगर आपको राष्ट्र को सुरक्षित रखना, आपको इकोनॉमी सुरक्षित रखनी है, आपको अपने नागरिक सुरक्षित रखने, तो बाहर के लोगों को तो बंद करना होगा ना, धर्मशाला थोड़ी ना भारत। तो 3 टर्म ममता बनर्जी ने क्या करा, इनको लीगलाइज करा ना, इसलिए एसआईआर जरूरी पड़ा। क्योंकि जो भी परसेंटेज मुसलमान की बंगाल में है, 30, 35, 40 जो भी परसेंटेज है, उसमें 90% बांग्लादेशी है, और जो 10% है वो बांग्लादेशी समर्थक हैं। अगर आप मैं हल्का सा रोकूं आपको, ये जो आपने कहा है, मैं वहां से असम के चुनाव को आप हिंदू मुसलमान इसीलिए नहीं कह रहे हैं, आपने कहा कि वो असम का चुनाव लोकल मुसलमान वर्सेस बाहरी है। ये जो आपने लाइन कही है ना कि 90% बांग्लादेशी हैं वेस्ट बंगाल में और 10% जो मुसलमान है वो उसके सपोर्टर हैं, खुद ममता बनर्जी सपोर्टर है। वो तो यहाँ तक कह रही हैं कि जब बीजेपी की सरकार अगर आई तो ये सरकार जो है वो मछली खाना बंद करा देगी, मुर्गा खाना बंद करा देगी, अंडा खाना बंद करा देगी, बंगाली बोलना बंद करा देगी, वो कह देगी कि तुम लोग सब बांग्लादेशी हो। ये अंतर असम और वेस्ट बंगाल में है। मैं वही बात तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जो ममता बनर्जी के वक्तव्य रहे, क्या वो हेमंता के भी रहे? नहीं। हेमंता ने पहले दिन से एक लाइन लेके चले मियां मुसलमान के खिलाफ, और ममता जी पहले दिन से लाइन लेके चली है सारे मुसलमान मेरे भाई। तो 3 टर्म में क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस इतना था कि हमें कोई हरा नहीं सकता, हमें कोई चैलेंज नहीं कर सकता, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता, तो 3 टर्म में उन्होंने अंधाधुंध बांग्लादेशियों को आने दिया, और पोरस बॉर्डर है अंदर। अब एक बात सोचिए, नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा हिंदू मंदिर कहां पर है? कौन से राज्य में? वेस्ट बंगाल है? नहीं नहीं है, ना त्रिपुरा। ना। ओके। और ये तो कमाल की बात, उस राज्य की भाषा ना बोल के हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है। अरुणाचल की बात तो नहीं कर रहे आप? एग्जैक्टली। अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा हिंदू मंदिर हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश ट्राइबल एरिया है। और देखिए, मैं ऐसा नहीं कि मोदी भक्त हूं या बीजेपी भक्त हूं, तो मैं किसी और की अच्छी बात नहीं करूंगा। अरुणाचल के चीफ मिनिस्टर, सबसे लंबे चीफ मिनिस्टर थे गेगोंग अपांग, और गेगोंग अपांग ने इसी बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए कि ये यहां ना हो, इनर लाइन परमिट मैंडेटरी करा। आज मणिपुर में भी है,
मैं भी जाता हूँ तो मुझे एयरपोर्ट पे इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अरुणाचल में कांग्रेस के होते हुए गेंगुंग अपांग ने इलीगल बांग्लादेशी, उन्होंने कहा कि अगर ये आए तो अरुणाचल का जो कल्चर है वो खत्म हो जाएगा। अरुणाचल में अब आने शुरू हुए हैं, लेकिन गेंगुंग अपांग के टाइम में नहीं थे और हिंदी बोली जाती थी। डंके की चोट पे ये बात मैं कैसे कह सकता हूं? क्यों? मेरा एक रिश्ता है पिता पुत्र का गेंगुंग अपांग के साथ, पॉलिटिकल नहीं है। एक पिता और एक पुत्र का रिश्ता है। तो जब भी मैं अरुणाचल जाता हूं, मेरे को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि तुम अपने घर में रुकोगे, होटल में नहीं रुकोगे, ना ही आर्मी की कोई मेस में रुकोगे, तुम अपने घर में रुकोगे। और जितने दिन मैं जो आपने नॉनवेज की बात कही ना, जितने दिन मैं उनके घर में रुकता हूं, नॉनवेज नहीं बनता है, जबकि वो सुबह से शाम तक नॉनवेज खाने वाली ट्राइब है और मैं शुद्ध रूप से शाकाहारी हूं। तो आपको मैं बता रहा हूं, ये वेरिएशंस जो है ना, जब तक आप इन वेरिएशंस को नहीं समझेंगे तब तक आप पॉलिटिकल पकड़ नहीं कर सकते। तो अब अरुणाचल क्यों जरूरी था? अरुणाचल इसलिए जरूरी है क्योंकि अरुणाचल चाइना अरुणाचल पे अपना क्लेम करता है। तो उस व्यक्ति ने अरुणाचल को इतने साल अपने सीएम रहते हुए बचाया। तो ये जो आपका नॉर्थ ईस्ट का मैप है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैप है। और सारे दर्शकों से मैं निवेदन करूंगा कि अरुणाचल, उसके नीचे नागालैंड, उसके नीचे मणिपुर, उसके नीचे मिजोरम, बाजू में त्रिपुरा, ये जो दीवार बनी हुई है असम के राइट में, असम के ईस्ट, इसको समझना जरूरी है। क्योंकि एक बार असम आपके हाथ से खिसक गया तो लिख के रख लीजिए, ये जो इन्फिल्ट्रेशन होगी ना, ये अनप्रेसिडेंटेड होगी। बिल्कुल। और बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल इसलिए बोलता हूं क्योंकि वो डायरेक्ट ईस्ट में बांग्लादेश है। डिप्लोमेटिकली बांग्लादेश को हमने अब साध लिया है। जो लोग बोलते थे ना, नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर रहा है, नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर रहा है, डिप्लोमेसी शोर मचा के नहीं की जाती है। डिप्लोमेसी में पेशेंस जरूरी होता है और शांति जरूरी होती है, और जिसको हम एक टर्म यूज करते हैं, स्ट्रेटेजिक साइलेंस। तो जब अब आप देख लो ना, आपका पड़ोसी है ना, बिरयानी गैंग, उस पर टूटा पड़ा है सारा भारत का, सुपर पावर बना दिया बिरयानी गैंग ने। वो लपट जंगू कूद पड़े जो उनकी लड़ाई नहीं है, और आज उनकी ऐसी ठुकाई हो रही है और आने वाले समय में कि वो कहीं के नहीं रह जाएंगे। तो ये भारत का बिरयानी गैंग है ना, इस बिरयानी गैंग को केवल हिंदू मुस्लिम दिखाई देता है। इस बिरयानी गैंग, क्योंकि नरेंद्र मोदी पसंद नहीं है तो भारत पसंद नहीं है। ये बिरयानी गैंग अब्दुल को पड़ोस में बैठा हुआ, उसको अपना बाप दिन में 10 बार बदलने वाला बिरयानी गैंग, इनको भारत नहीं दिखता, इनको भारत की नेशनल सिक्योरिटी नहीं दिखती, इनको भारत एक नहीं दिखता। इनका बस चले तो सबको बोले अंदर आ जाओ और आपको और हमको बाहर करो। इसीलिए मैंने बोला कि अगर 2014 में भाजपा की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अगर ना आई होती तो अवनीश भाई, हम दोनों यूपी में बैठे हुए हैं, औरों का बाद में होता, लेकिन हम लोग कलमा पढ़ना शुरू कर चुके होते। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये हकीकत है। और इसीलिए महत्वपूर्ण ये है दर्शकों, आप देखिए कि भारत को अगर आप नियंत्रित करने, सिक्योरिटी हो, चाहे भारत का ताना बाना हो, चाहे भारत की अपनी पहचान हो, आप पश्चिम भारत तब तक नहीं कंट्रोल कर सकते या अपने को जीता हुआ नहीं मान सकते जब तक आप महाराष्ट्र में सत्ता नहीं परिवर्तित कर देते। और महाराष्ट्र में ये हो रहा है। भले आपकी गुजरात में सरकार हो, लेकिन आप नहीं कह सकते कि हम पश्चिम भारत हमारा एकदम सिक्योर्ड है। ठीक उसी तरह भले पूरा नॉर्थ ईस्ट
आज राष्ट्रवाद के धारा में है, सत्ताओं के मामले में, लेकिन पूर्वी भारत तब तक सिक्योर नहीं हो सकता जब तक वेस्ट बंगाल वहां पर राष्ट्रवादी धारा में नहीं चले। इसलिए इंटरनल सिक्योरिटी के लिए केवल जिम्मेदार नहीं है और जरूरी नहीं है वेस्ट बंगाल, बल्कि हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए भी बहुत जरूरी है। इसलिए आज हम लोगों ने चर्चा का एंगल रखा, भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव लड़े, कोई वहां चुनाव लड़े, लेकिन यह चुनाव वेस्ट बंगाल में भारत लड़ रहा है। आपका अंतिम टिप्पणी गौरव जी, मैं चाहूंगा कंक्लूड करें। देखिए, हमारे लिए हर राज्य जरूरी है। हमारे लिए राजस्थान भी उतना ज़रूरी है जितना गुजरात है या महाराष्ट्र है। हमारे लिए तमिलनाडु भी उतना ज़रूरी है जितना केरल है, आंध्रा है या और राज्य हैं। लेकिन हर चीज़ में राजनीति एक दिन में नहीं बदलती है। मैं नरेंद्र मोदी की कार्यशैली पे कई बार बात कर चुका हूँ और मैंने ये बताया है कि नरेंद्र मोदी डंडा लेके कार्य नहीं करते। एक संविधान के दायरे में रह के एक नेचुरल बदलाव करते हैं ताकि वो बदलाव अनंत हो। वो बदलाव केवल एक चुनाव के लिए ना हो, बल्कि आने वाले कई चुनावों के लिए हो। इसलिए कोई भी बदलाव कम से कम 2 से 3 इलेक्शन टर्म उसमें लगती है। सो 2 से 3 इलेक्शन टर्म के बाद भाजपा जो है उस राज्य में रिवाइव करती है और उस राज्य में अपनी सत्ता स्थापित करती है। तो ये जो 3 टर्म है इसमें बहुत पेशेंस की ज़रूरत है कि अगर कोई नेता को टिकट नहीं मिला या अगर कोई नेता को इम्पोर्टेंस नहीं मिली तो हम सब भड़क जाते हैं, उछल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि जो केंद्र नेतृत्व है उसकी सोच और समझ और उसकी पकड़ हमसे कहीं ज़्यादा है। क्योंकि अब यूट्यूब का ज़माना है, अब किसी को आप कितना भी समझा दीजिए लेकिन लोग तो जानते नहीं हैं। वो चूरन बेचने के हिसाब से रोज का 2 यूट्यूब डालने ही डालने हैं उन्हें, ठीक है। और मतलब यार मैं क्या बताऊं, एक आध मैंने देखे थे अभी यूएस और ईरान वॉर पे। कई बार मन करा या तो मैं अपना सिर फोड़ लूं या वो लोग सामने आ जाएं तो कान के नीचे बजाऊं। अबे तुम्हें जियोपॉलिटिक्स का जी पता है? तो ऐसे ऐसे लोग हैं। इसलिए मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि देखिए, आप क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं, मैं नहीं रोक सकता आपको। ना मैं आपको ये बोल सकता हूँ आप मत देखिए, आप ये मत कीजिए, आप वो मत कीजिए। मैं कौन होता हूँ कहने वाला? आपका फ़ोन, आपका डेटा, आपका दिमाग। आप पागल होना चाहते हैं, समझदार होना चाहते हैं, आपके हाथ में है। लेकिन मैं एक बात बोलूँगा, जो भी देखो अपना भी दिमाग इस्तेमाल करो। भगवान ने 1.5 किलो का दिमाग सबको बराबर दिया है। उसको कार्य पे लगाओ, उसको काम दो। केवल आंख बंद करके हर चीज़ सुनना, हर चीज़ को मान लेना उचित नहीं होता है। मैं भी जो बात कह रहा हूँ आप अपनी रिसर्च करो। जो भी मैं वीडियो अवनीश भाई के साथ करता हूँ, आप अपनी भी रिसर्च करो, क्योंकि हम मक्खन लगाना और ये काम में नहीं है। और आप लोग जानते हैं मैं ब्लंट बोलता हूँ, बुरा लगे अच्छी बात है, चले जाओ, अच्छा लगे और पढ़ लो, ठीक है ना। मैं किसी के घर नहीं जाता किसी को बुलाने। तो यही मेरा अंतिम निवेदन है। बंगाल में, असम में खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, क्योंकि दोनों असम का तो राज्यों हो गया, बम्पर वोटिंग हुई है। बम्पर वोटिंग हुई है। दोनों राज्यों में भाजपा की सरकार बहुत जरूरी है। बिल्कुल। दर्शकों, चुनाव पर इस तरह की चर्चा, मुझे लगता है कि वेस्ट बंगाल के राजनीति पर और वेस्ट बंगाल में चुनाव किसको जीतना चाहिए, इस पर एक अलग तरह की चर्चा आपको आज सुनने को मिली होगी, देखने को मिली होगी। तो यदि आपको लगता है कि गौरव जी की साथ ही इस चर्चा की बातें सार्थक हैं, तो इसे आगे जरूर बढ़ाइएगा। हमने सीट पर बात नहीं की, हमने नंबर्स पर बात नहीं किया, हमने छोटे छोटे राजनीतिक मामलों पर बात नहीं किया। आज भरोसा पत्र यानी एक तरह से मैनिफेस्टो बीजेपी का, वो भी लॉन्च हो गया है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। प्रधानमंत्री की 6 गारंटियां भी हैं, जिसमें डेवलपमेंट है, लॉ एंड ऑर्डर है, सिक्योरिटी है और तमाम चीजें हैं। ये सब चल रहा है, लेकिन बंगाल का चुनाव भारत क्यों लड़ रहा है, आज हमने ये एंगल आपके सामने रखा। मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगा। आज्ञा देने से पहले चैनल को आपने सब्सक्राइब किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को आप लाइक करते हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगला चर्चा जब हम गौरव प्रधान जी के साथ चेक करें
तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सीधे मिले। और गौरव जी ने अभी कहा और इन्होंने संकेत दे दिया, मैं हर वीडियो में के अंत में उस संकेत को पकड़ने का प्रयास करता हूं। जियो पॉलिटिक्स पर हमने बहुत सारी बातें की है, अभी ईरान के सिचुएशन पर बहुत सारी बातें की है, गौरव जी के साथ भी किया है। इसी के साथ चूंकि इन्होंने 2-3 बार कहा मेरी बड़ी रुचि है, मैं उसमें मस्त रहता हूं, तो मैं अब जियो पॉलिटिक्स पर बहुत जल्द गौरव जी से आप सभी के सामने निवेदन करूंगा कि समय दें और उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो आज की चर्चा अब यहीं समाप्त करेंगे जी। एक छोटी-सी चीज़ आपके दर्शकों से मैं पूछना चाहता हूँ और आप लोग कमेंट में लिखिएगा। अगर आप मुझे पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि अपना अपना अल्टरनेट करियर प्लान कीजिए, जो भी जहाँ पर भी आप काम कार्य करते हैं कि हमें एक उम्र के हिसाब पड़ाव पे आके अपना अल्टरनेट करियर प्लान करना चाहिए और हमें गांव की तरफ जाना चाहिए, हमें गांव में इस्टेब्लिश होना चाहिए, ज़मीन लेके या किसी भी रूप में। अगर आप इस पे हम दोनों की चर्चा चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा। अगर हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है तो हम इस पे भी चर्चा करेंगे। भारत के गांव जहां दुनिया का अगला सबसे बड़ा मिडिल क्लास उभर रहा है, अगर आप उस पे हमारी चर्चा चाहते हैं तो मैं अपनी तरफ से जितना मुझे आता है थोड़ा बहुत, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत स्वागत गौरव जी, और मुझे लगता है कि दर्शकों जरूर बताइए, और उम्मीद है कि दर्शक आप जरूर जानना चाहते हैं। इससे पहले डॉलर वर्सेस रुपया, इस पर भी हमने बात किया हुआ है। इससे पहले हमने गोल्ड वर्सेस सिल्वर, इस पर भी बात किया है, उसके भी अनुक्रमण में। इसीलिए आज राजनीति पर, ठेठ राजनीति पर भी बात की, वेस्ट बंगाल के चुनाव पर भी बात की, लेकिन गौरव जी के साथ एक अलग और ब्रॉड पर्सपेक्टिव पर बात की। यही फर्क है आज के इस चर्चा का। गौरव जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ मुझे और गौरव जी हम दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय श्री राम।